एवरीवन, दिस इज शिल्पी। वेलकम टू ऑल अबोर्ड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोल्ट मंथली करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। दिस इज पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पीडीएफ पढ़ लिया है देन वेरी गुड। अगर नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, एक बार पीडीएफ पढ़ो, उसके बाद वीडियो देखो, डेफिनेटली ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को चीज़ें बता दूंगी, जैसे कि कुछ स्कीम हो गई या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पढ़ना है बैंकिंग से रिलेटेड। तो आप लोग अगर लैपटॉप में देख रहे हो तो दूसरे टैब में जैसे ही मैं बोलूँ उस चीज़ को टाइप कर लेना, भले ही उसको आप बाद में पढ़ना, ठीक है। लेकिन एक बार जो भी मैं आपको टॉपिक दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी, 2-4 ही हैं कुछ जो मैंने सिलेक्ट करे हैं, तो उनको आप लोग पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है। यदि मोबाइल पे देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो तो हाथ पे लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, लेकिन पढ़ना ज़रूर। क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया है या आरआरबी पीओ का एग्जाम दिया है तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे टर्म्स भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बिना देरी करें हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ से आज देखते हैं। इंडियाज इकोनॉमी ग्रू बाय 20.1% इन अप्रैल टू जून क्वार्टर। सो अप्रैल टू जून क्वार्टर कौन सा होगा? ये होगा आपका फर्स्ट क्वार्टर। तो अगर ऐसा आता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया की जीडीपी कितना ग्रोथ करी है या इंडिया ने ओवरऑल कितनी ग्रोथ करी है इस पीरियड में, तो ये है आपकी 20.1%। इसके अलावा ये फाइनेंशियल ईयर लिखा है ना, इसका मतलब होता है आपका अप्रैल से लेके अगले साल के मई तक, और अगर लिखा होगा कैलेंडर ईयर तो वो होगा जनवरी से दिसंबर तक। कई बार ऐसा होता है जो जीडीपी प्रिडिक्शंस हम पढ़ते हैं कि लेट्स से वर्ल्ड बैंक ने 8.3 बोल दिया या किसी आरबीआई ने एसबीआई ने कुछ 7.9 बोल दिया, तो ये एक बार ये ज़रूर चेक करना कि उसमें उसने क्या लिखा है, ये फाइनेंशियल ईयर के लिए है या फिर कैलेंडर ईयर के लिए है, ओके। फिर नेक्स्ट है आरबीआई रेजेस इंसेंटिव्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स टू 65 रुपीज़ फ्रॉम 25 रुपीज़ पर बैग। तो जो कॉइन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खासकर ये रूरल और सेमी रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कॉइन्स वगैरह, तो उनको पर बैग यदि कोई बैंक है वो उसको ट्रांसफ़र करता है या लोगों तक पहुंचाता है। अब आरबीआई खुद आके तो हमको नहीं देगा ना सिक्के, तो वो बैंक के थ्रू भेजेगा। तो पर बैग पहले 25 रुपये दिए जाते थे बैंक्स को इंसेंटिव के तौर पे, और अब 65 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा सेबी बार्स कोटक एएमसी फ्रॉम एफएमपी लॉन्च फॉर 6 मंथ्स, फाइन 50 लाख रुपीज़। अब सेबी ने कोटक पे 50 लाख का फाइन लगाया, ये बिल्कुल भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्या आ सकता है? तो आपको कुछ जो बेसिक टर्म्स है वो पता होने चाहिए। एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, तो पहला टर्म यही है। अगर मैं आपको एक एक टर्म इस वीडियो में समझाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और आप ये करना, एक बार आप लोग गूगल पे टाइप करना एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो भी न्यूज़ है आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ 1-2-4 लाइनें उसकी पढ़ लेना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा सेकंड चीज़ आपको पढ़नी है, पढ़नी नहीं है, इसका मतलब फुल फॉर्म देख लो। एफएमपी क्या है? तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है। तो बेसिकली जो कोटक महिंद्रा का एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, सेबी ने उसको बार करा है फ्रॉम लॉन्चिंग एनी न्यू फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, ठीक है, 6 महीने के लिए। अब ये भी देखो कि चूंकि ये कैपिटल मार्केट की बात हो रही है, इसलिए ये बार किसने करा है? सेबी ने। और वही हम पढ़ते हैं ना, बैंक्स वगैरह पे फाइन लगा दिया, तो कौन लगाता है? वो आरबीआई लगाता है, क्योंकि वो आपका हो गया मतलब ये कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बैंक्स वगैरह पे लेकिन जो लगता है फाइन वो आरबीआई लगाता है, और यहाँ पर जो एएमसी वगैरह पे लगाया है वो सेबी ने लगाया है, ठीक है। फिर इसके बाद ये है आरबीआई ने एक्सिस बैंक पे फाइन लगाया, चलिए यही आ गया। अब आरबीआई एक महीने में 50 बैंकों पे फाइन अगर अलग अलग लगा रहा है, तो आप ये बिल्कुल भी याद मत करो। अगर गलती से एक क्वेश्चन आता भी है तो उसको छोड़ना मैं ज़्यादा बेटर समझूंगी एज कम्पेयर टू अगर एक महीने में 50 पे लगा दिया, मतलब कोऑपरेटिव मिला के, और जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक हैं। फिर ऐसे आप 4 महीने का करंट अफेयर तो करते ही होगे, तो चलो इसको मिनिमम 50 नहीं तो हम 30 भी मानते हैं, तो आप 120, ये चीज़ याद रखना बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है, तो इसको छोड़ दिया करो। ये कर सकते हो कि यहाँ पे किस चीज़ के लिए फाइन लगाया। जैसे अभी पिछले शायद एसबीआई क्लर्क के एक एग्जाम में एक डेफ करके स्कीम पूछी थी, ठीक है, तो वो एकदम करंट में थी। कैसे थी वो? क्योंकि आरबीआई ने, मुझे एग्जैक्टली बैंक का नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था जिसमें एनालिसिस किया था, उसमें बताया था कि आरबीआई ने अभी थोड़े ही टाइम पहले किसी एक बैंक पे फाइन लगाया था अंडर डेफ स्कीम, ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड हो गया, तो ये करंट का ही है। अब केवाईसी नॉर्म्स तो आपको पता होगा, नो योर कस्टमर, तो इसको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं।
आरबीआई ने एक 5 मेंबर का एक पैनल सेटअप करा है फॉर एनयूई। अब एनयूई का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो ये है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। और बेसिकली ये अपना एक खुद का एनयूईज जो होंगी वो अपना खुद का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगी जो कि एनपीसीआई से कम्पीट करेगा, ठीक है। और ये वाली जो कमिटी है इसको हेड कौन करेंगे, तो पी वसुदेवन। बनाई किसने है, आरबीआई ने। फिर अगेन पेनल्टी का क्वेश्चन है, एकदम इसको आप छोड़ दो, इतने सारे बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, रीजन देख लिया करो। अब इसमें तो क्या है, सिंपल सा रीजन है कि उन्होंने अपने डायरेक्टर्स के रिलेटिव को लोन दे दिया था, तो इसमें कुछ भी आपसे टेक्निकल नहीं पूछेंगे। फिर उसके बाद आता है एक्सिस बैंक ने रेज करे हैं $600 मिलियन विद फर्स्ट ईएसजी बॉन्ड इन इंडिया। तो इंडिया में ईएसजी बॉन्ड पहली बार आए हैं, किसने निकाले हैं, एक्सिस बैंक ने निकाले हैं। कितने का उन्होंने कितना मतलब रेज कर लिया है उनको बेचकर, तो ये है $600 मिलियन। और ईएसजी का फुल फॉर्म क्या है, तो इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस थीम्ड बॉन्ड, ओके। और यदि हम बात करें एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, तो ये है अमिताभ चौधरी। थोड़ा सा मेरा गला खराब हो रहा है, सो प्लीज स्पेयर मी फॉर दैट। फिर नेक्स्ट देखते हैं फेडरल बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अलुवा कोची केरला में, ठीक है। काफ़ी सही बैंक ही है, खासकर इसके जो एनपीए है वो बहुत ज़्यादा कम है और इसके पास जो हाई वर्थ वाले कस्टमर्स होते हैं वो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि आपको पता होगा केरला से बहुत सारे जो लोग हैं वो गल्फ कंट्रीज़ में जाके काम करते हैं, ठीक है। ये आपका कतर हो गया, फिर सऊदी हो गया, दुबई हो गया, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे गल्फ केरला से। तो यहाँ पे हाई नेटवर्थ वाले कस्टमर्स बहुत सारे हैं, खासकर इस बैंक के पास में। तो देखिए इन्होंने 3 वेरिएंट में अपने क्रेडिट कार्ड निकाले हैं, कौन कौन से, सेलेस्टा, इम्पेरियो एंड सिग्नेट। उसके बाद एमडी एंड सीईओ कौन है, श्याम श्रीनिवासन। फिर उसके बाद जीरोधा गेट्स सेबीज अप्रूवल टू सेटअप एएमसी। अब देखो एएमसी कितना फ्रीक्वेंटली यूज में आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आपसे अगर वो यहाँ पे कुछ भी बेसिक क्वेश्चन पूछ ले एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर एक सेकेंड, लेट मी शो यू वन थिंग। तो हाँ, जो जीरोधा है इसको सेबी का अप्रूवल मिला है कि ये अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को फाउंड कर सकता है। इसके अलावा को फाउंडर और सीईओ कौन है जीरोधा के, तो नितिन कामत। यहाँ पे आप देखिए सेबी ईज्ड, ये जो न्यूज़ है ये पुरानी है, अब इसी न्यूज़ के बेसिस पे इसको अप्रूवल मिला है, ठीक है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू करी तो वो तो 2014 में शुरू करी थी, लेकिन अब कुछ कुछ न्यूज़ आती रहती है ना कि इतने करोड़ अकाउंट खुल गए, उतने करोड़ खुल गए। तो अब भले ही वो अकाउंट्स कितने भी खुल गए वो आपसे ना पूछा जाए, लेकिन वो जनधन योजना है वो कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में आ रही है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के बिल्कुल चांसेस हैं। अब देखिए सेबी ईज्ड रेगुलेशंस फॉर फिनटेक स्टार्टअप्स प्लानिंग टू एंटर दी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। सो ऐसे जो भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप्स हैं जो म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं, उनके लिए सेबी ने अपने जो रेगुलेशंस हैं वो थोड़े ईज कर दिए थे, मतलब उनको रेस्ट्रिक्शंस को कम किया था। It said entities with a net worth of 100 crore rupees and 5 years of being profitable were eligible to sponsor mutual funds. So basically ऐसी कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए है और जो पिछले 5 साल से प्रॉफिटेबल हो रही हैं वो अपना खुद का म्यूचुअल फंड शुरू कर सकती हैं, ओके। तो ये आप लोग ध्यान रखना, और अभी जीरोधा ने करा है। फिर उसके बाद अच्छा ये यहाँ पर भी लिखा था, आई डोंट नो व्हाई डिडंट आई सी दिस। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, Google Pay launches digital fixed deposits in tie-up with Equitas Small Finance Bank. So Google Pay ने, GPay ने किसके साथ में, Equitas Small Finance Bank के साथ में एक अपना डिजिटल FD जो है वो शुरू करा है, ओके। अब यहाँ पर एक बार आप ये भी देख लीजिए, MD एंड CEO ऑफ Equitas Small Finance Bank ये है वासुदेवन PN, और वहीं इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। फिर उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना 8.6% स्टेक एयरटेल पेमेंट बैंक में से सेल करा है, किसे, या उसको छोड़ दिया है टू भारती इंटरप्राइजेस। सो उसका उल्टा हो गया, भारती इंटरप्राइजेस ने 8.6% जो स्टेक है वो खरीदी है एयरटेल पेमेंट बैंक में, ओके। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप करा है मेटी का डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड फॉर 2020-2021। सो मेटी क्या है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ, कहाँ गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोग नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए, क्योंकि ये नए बने हैं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो स्कोर कार्ड था डिजिटल पेमेंट्स स्कोर कार्ड,
इसमें इसने 44 बैंक्स को रैंक करा, जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक थे। और किसके लिए? तो ऑन द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ डिजिटल बिजनेस, और इसमें टॉप करा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक LIC HFL अनाउंस ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर प्रोवाइडिंग हाउस लोन प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पर देखिए, वैसे तो जो पेमेंट बैंक है उन पे काफ़ी सारी लिमिट्स होती हैं, लेकिन अब क्या है कि चूंकि अगर उन पे इतनी ज़्यादा लिमिट होंगी तो वो अपना फ़ायदा कैसे करेंगे, और ऑब्वियसली अगर कोई भी बैंक खुलता है तो वो कहीं ना कहीं दे आर देयर टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, ये ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो नहीं कर पाते, और इसके लिए ही हम देख सकते हैं कि दे आर गेटिंग प्राइवेटाइज्ड। तो यहाँ पर अब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो ये खुद के तो लॉन्च नहीं करेंगे, तो इसलिए इनको टाइप करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो IPPB ने LIC HFL के साथ में एक पार्टनरशिप करी है, और इसके थ्रू ये होम लोन प्रोडक्ट्स जो हैं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद साउथ इंडियन बैंक ने लॉन्च करा है अपना SIB वन कार्ड क्रेडिट कार्ड। सो यहाँ पर अपना खुद का एक क्रेडिट कार्ड लेकर आए हैं, और यदि बात करें साउथ इंडियन बैंक कहाँ पे बेस्ड है, तो ये भी केरला बेस्ड एक बैंक है, और फेडरल बैंक भी वहीं का है। फिर उसके बाद यूको बैंक को RBI के PCA से हटा दिया गया है। तो PCA क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। जब भी कोई लेट मी शो यू, तो वहाँ से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हाँ, देखिए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो होता है बेसिकली ये सेंट्रल बैंक की वॉच लिस्ट है फॉर वीक बैंक्स। तो वीक बैंक क्या है? जो अपना CRAR मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिनके लोन्स बहुत ज़्यादा NPA में जा रहे हैं। तो अगेन जैसे मैंने आपसे कहा था, आई टेल यू फ्यू वर्ड्स, इसको आप लोग एक बार सर्च ज़रूर करना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगेन वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर रिविजन पर्पस, अदरवाइज मैं अपने चैनल पे एक वीडियो इस पे बनाऊंगी। लेकिन अभी जिनका एग्जाम है RRB क्लर्क का, वो लोग मत पढ़ना, क्योंकि अभी फालतू में आपको टेंशन हो जाएगी अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, जो भी वीक बैंक्स हैं उनको ठीक करने के लिए, उनकी जो कार्यकारी प्रणाली है उसको ठीक करने के लिए RBI कुछ एक्शंस लेता है। ठीक है, और उसको फिर वो अपनी वॉच लिस्ट में रखता है। अब PCA के टाइम पे बहुत सारी बैंक्स पे रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी जाती हैं, जैसे वो अपने न्यू प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च कर सकते, नए जो अपने अगर वो लोन्स देते हैं बड़े बड़े, तो वो देने से उन्हें रोक दिया जाता है। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पर भी। फिर देखिए, जो PCA फ्रेमवर्क है ये सिर्फ कमर्शियल बैंक पे ही होता है, ये कोऑपरेटिव बैंक्स पे और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि NBFC पे नहीं लागू होता। तो ऐसा भी क्वेश्चन, जैसे कि अभी शायद ई-रूपी पे क्वेश्चन आया था ना, जिसमें आपके 3-4 आपको पॉइंट्स दे दिए थे और फिर बताना था कौन सा सही है, या आई डोंट नो, बट मैंने ऐसा सुना है कि ई-रूपी का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था। सिमिलरली PCA पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कमर्शियल बैंक पे ही लागू होता है। अगर ऐसा दे दिया कि NBFC इज ऑल्सो कम अंडर PCA फ्रेमवर्क, तो आपको इसमें बताना है 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स में से, तो ये नहीं आता, तो दैट वुड बी रॉन्ग। ओके, और अभी कौन सा हटा है, तो वो है यूको बैंक। फिर उसके बाद RBI ने 8 एंटिटीज को सिलेक्ट करा है फॉर सेकेंड कोहॉर्ट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ऑन ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। सो जो सेकंड था वो था आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पे। इसके बाद अभी हाल ही में थर्ड भी लॉन्च करा है, जो कि है MSME लैंडिंग पे। ठीक है, और फोर्थ भी आ चुका है, ये वाला शायद बोल्ट पहले बना होगा इसलिए इसमें नहीं दिया है। फोर्थ है आपका फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे। ठीक है, तो ये आप चारों ही ध्यान रखना, फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे है RBI का फोर्थ कोहॉर्ट, जो कि उसने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंडर में शुरू करा है। फिर इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने टाई अप करा है MAS फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में। किस चीज़ के लिए? फॉर को लेंडिंग MSME लोन्स। तो MAS के साथ में करा है, किसके लिए करा है? तो MSME लोन्स के लिए करा है। ओके, फिर उसके बाद आता है RBI डेवलप्स एस्केलेशन मैट्रिक्स फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेन ऑफ SGB इन्वेस्टर्स। सो SGB क्या होता है? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो ये टर्म आप तीसरा लिख लो, या फिर दूसरे टैब में इसको खोल लो, एक बार इसको आप पढ़ना ज़रूर। और यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ये है शिल्पी कंचन 28, वहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, तो आप वहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने एक तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है वो देखना है, एक AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी देखना है, और तीसरा देखना है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब इस पे न्यूज़ क्या है कि RBI ने एक मैट्रिक्स तैयार करा है कि अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं और उनको कोई कंप्लेन होती है, तो उसको वो यहाँ पे रिड्रेस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी। तो इंडिया की पहली
फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी जो कि DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ में मिलकर शुरू करी है। किसने की है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने, और IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने LIC HFL के साथ में एक टाई अप करा है होम लोन प्रोडक्ट्स के लिए। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक की 8.6% स्टेक बेच दी गई है। ठीक है, तो तीनों ही पेमेंट बैंक का ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे आप देखो मॉनेटरी पेनल्टी वगैरह है, तो ये मैं नहीं कर रही हूँ, आगे कराते हैं। HDFC बैंक ने पार्टनरशिप करी है पेटीएम के साथ में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए, जिसको वीज़ा पावर करेगा। तो आपको पता होगा अभी कुछ टाइम पहले RBI ने HDFC बैंक को किसी भी तरीके के क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने से मना कर दिया था, उस पर बैन लगा दिया था, और अभी वो बैन खत्म हो गया है। और जैसे ही वो खत्म हुआ, इन्होंने अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। अब पहला एज इन मतलब बैन हटने के बाद पहला, किसके साथ? तो पेटीएम के साथ। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने क्या किया है? तो अभी सबसे पहला जो इंडिया में फैसिलिटी है मेट्रो पार्किंग, वो फास्टैग बेस्ड करी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। ओके, फिर उसके बाद BPCL और SBI ने मिलकर एक को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड शुरू करा है। और BPCL के अभी हाल ही में हेड कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर है, फ्लिपकार्ट ने अनवील करा है D2C इनिशिएटिव, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट बूस्ट टू सपोर्ट मेड इन इंडिया ब्रांड्स। ऐसे ब्रांड्स जिनका सामान जो होता है, जो उनका प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही रहता है, उनको हेल्प करने के लिए फ्लिपकार्ट ने एक D2C यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर इनिशिएटिव शुरू करा है, फ्लिपकार्ट बूस्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियसली आपको वो नाम ना देके ऐसा पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में किस कंपनी ने D2C एक इनिशिएटिव शुरू करा है मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को या ब्रांड्स को सपोर्ट करने के लिए। तो ये किया है फ्लिपकार्ट ने। उसके बाद जो फोर्ड नाम की कंपनी है जो कार्स बनाती है, वो इंडिया में कम्प्लीटली उसने अपने यहाँ से जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया है। ओके, इसी तरीके से देखें तो ये तीसरी कंपनी बनी है USA की, जो अभी इंडिया से पिछले कुछ समय में जा चुकी हैं, जैसे जनरल मोटर्स और हार्ले डेविडसन। उसके बाद कौन सा हो गया? तो फोर्ड है। फिर उसके बाद अब ये मीटिंग हुई, इसका प्लेस आई डोंट थिंक पूछेंगे, क्योंकि ये हर थोड़े टाइम में होती रहती है, सो इसको आप छोड़ दो और इस तरीके के क्वेश्चंस को हटा दिया करो। फिर नेक्स्ट आता है RBI टू कंडक्ट ओपन मार्केट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर GSEP 2.2। तो GSEP 2.2 क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्लान प्रोग्राम। तो इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया व्हाट इज GSEP, तो थोड़ा सा अगर नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। या वो आप कैसे पूछते हैं, पूरा फुल फॉर्म ना पूछ के, क्योंकि उसमें तो आप फिर भी थोड़ा बहुत तुक्का लगा सकते हो। तो वो क्या करेंगे, आपसे पूछ लेंगे ए का मतलब क्या है? अवेयरनेस, एक्विजिशन। ठीक है, तो ए का मतलब है यहाँ पे एक्विजिशन। क्या है ये? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। और ये RBI ने जो अभी शुरू करा है, इसके लिए बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो इसमें पैसे रेज करेगी, लोग ये वाले जो परचेजेस हैं ओपन मार्केट के थ्रू खरीद सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो एलोकेट करा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, RBI हैज आस्क्ड दी पार्टिसिपेंट टू सबमिट देयर बिड्स एंड ऑफर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑन ई-कुबेर सिस्टम। तो ई-कुबेर सिस्टम भी किससे रिलेटेड हो गया? ओपन मार्केट ऑपरेशन से। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं पीयूष गोयल जो कि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी शुरू करा है एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये किससे रिलेटेड है, अब इतना बेसिक क्वेश्चन तो शायद ही पूछेंगे किसने लॉन्च करा है, वैसे क्या पता, लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों के लिए एक सुविधा दी गई है। इसमें क्या है, जितने भी क्लियरेंसेस वगैरह होते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो भी है, वो आपको एक पर्टिकुलर प्लेस में से मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, गवर्नमेंट टू बोरो 5.03 लाख करोड़ इन द सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 टू फंड रेवेन्यू गैप। तो गैप क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को उतना मतलब जैसे कि वही है ना, अगर आपकी इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है तो एक गैप क्रिएट होगा। अब गैप क्रिएट हो गया तो क्या करोगे? कहीं ना कहीं से पैसे बोरो करोगे। तो सेम चीज़ गवर्नमेंट कर रही है। कितना करेगी? 5.03 लाख करोड़। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है जो। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा है NBF को। NBF क्या है? न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है और अब हमारे
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जो मिनिस्ट्री है उसने इसको रिकॉग्निशन दी है, या फिर गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्निशन दी है। ठीक है, हमारे मिनिस्टर कौन है इसके? अनुराग ठाकुर, और साथ में ये खेल मंत्री भी हैं। फिर उसके बाद देखते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी है जो, उन्होंने न्यूट्री गार्डन शुरू करा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। तो न्यूट्री गार्डन बेसिकली क्या है कि आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे उसको ग्रो करो। ओके, फिर उसके बाद आगे देखते हैं पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिलीज करा है एक कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑन द ओकेजन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद जी। ठीक है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 125वीं एक कॉइन जो है वो रिलीज करा है हमारे प्रधानमंत्री ने। फिर उसके बाद देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेस 2 डे स्वीप कंसल्टेशन वर्कशॉप। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन स्वीप का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। और यदि ऐसा आ गया कि स्वीप जो है किससे रिलेटेड है, तो ये मैं बोलने वाली थी, ये झाड़ू वाला स्वीपिंग नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। वो इनकी वर्कशॉप्स जो है उसको भी ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे रिलेटेड प्लान्स बनाए जाते हैं कि बेसिकली जो वोटर्स हैं, जो इलेक्टोरल प्रोसेस में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बीच में अवेयरनेस लाई जा सके दैट दे शुड पार्टिसिपेट इन दी इलेक्शंस। ओके, पार्टिसिपेट एज इन वोट करने के लिए जाना, खड़े होना नहीं। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं पीएम मोदी इनॉग्रेट्स रेनोवेटेड जलियांवाला बाग स्मारक इन अमृतसर। तो अमृतसर में ही हुआ था ये। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो है ये मैसाकर उस दिन हुआ था। इसको रिनोवेट करा गया है। ओके, काफ़ी सारी फोटोज़ वगैरह भी आई थी इसके, और कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई थी। तो ध्यान रखना कहाँ पर है ये, अमृतसर में। नेक्स्ट है इंडिया ने लॉन्च करा है अपना पहला क्यू सिम टूल किट, जिसको बनाया गया है विद एन इनिशिएटिव ऑफ आईआईटी रुड़की, आईआईएससी बेंगलुरु और सीटेक। तो बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि एक काफ़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा बिकॉज इट कैन एक्चुअली परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क विद ग्रेटर स्पीड एंड एफिशिएंसी। तो जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए, तो इस टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारी जो एफिशिएंसी है और स्पीड है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। इसलिए इसके इस्तेमाल के लिए क्यूसिम टूलकिट को तैयार करा है। क्यूसिम का फुल फॉर्म क्या है? क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट। इसके अलावा फिर आते हैं, इंडिया ने ऐड करे हैं 557 न्यू स्पीशीज टू इट्स फौना। और ऐसा बोला है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कि हमने 557 नए स्पीशीज को ऐड करा है। अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली वुमेन डायरेक्टर कौन बनी है? धृति बनर्जी। ओके, फिर स्काइलो ने बीएसएनएल के साथ में मोबाइल कम्युनिकेशन सोल्यूशन लॉन्च करा है, किसके लिए? सो फिशरीज इकोसिस्टम के लिए। तो बेसिकली जो फिशरमैन कम्युनिटी है वो इसका फायदा ले सकती है। किसने? बीएसएनएल और स्काइलो ने। फिश कैच रिपोर्ट। फिर उसके बाद आते हैं, सेंटर ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप करा है एक पैनल, किसके लिए? सो बेसिकली जितनी भी अपील्स होती हैं रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, यानी कि उनको प्रॉपरली एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, बेसिकली एक कोई भी प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जिससे कि जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको वहाँ पे रजिस्टर करा जा सके, 15 जगह लोगों को ना जाना पड़े, एक ही जगह पे एक ही पोर्टल पे सारा काम हो जाए। ओके, अब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए एक पैनल बनाया गया है और इसको हेड करेंगे आशीष शिराधोनकर। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपने इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी होगी कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से चेरी कहीं दूसरी कंट्री में भेजी जा रही है, या असम से कुछ चीज़ वहाँ कहीं और भेजी जा रही है। तो यहाँ पर अगर इतनी सारी चीज़ें आप नहीं याद रख पा रहे हो कोई बात नहीं, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये किसके थ्रू होता है, यानी कि ये सारा जो काम है ट्रांसफ़र का ये कौन कराता है? तो ये कराता है एपेडा। इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिस इज एपेडा। तो इसका नाम ज़रूर ध्यान रखना। फिर उसके बाद है, इंडिया होस्ट करेगा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020-21 का। ओके, फिर आता है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो बेसिकली 75 ईयर्स हुए हैं हमारी आज़ादी को, तो अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं, और जो भी वो कर रहे हैं उसको नाम दे रहे हैं कि हम इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, सो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, पहले ये असम के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तो इन्होंने लॉन्च करा है आयुष आपके द्वार कैंपेन। तो ये अभी आयुष मंत्री हैं, साथ में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज के भी मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने आयुष मंत्रालय के हेड होने के नाते
आयुष आपके द्वार कैंपेन शुरू करा है मुंबई से। उसके बाद जो हमारी इंडियन रेलवेज है उसने एम रखा है कि 2024 तक वो 102 ट्रेन जो हैं वो डिलीवर करेगी, और ये कौन सी ट्रेन है? वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, फिर ये 3 जो पॉइंट्स हैं इनको याद आप रख सकते हो एज ए स्टैटिक क्वेश्चन। इंटेग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? ये है चेन्नई में। तो इंटेग्रिटी कहाँ हो रही है, या इंटेग्रल कहाँ है, बेसिकली याद रखना चेन्नई में है। फिर उसके बाद मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये है आपकी रायबरेली में। और वहीं रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये है कपूरथला में। तो रेल कोच है कपूरथला, मॉडर्न कोच है रायबरेली, और इंटेग्रल कोच है चेन्नई में। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने एक अपना ब्रांडेड स्टोर जो है वो लॉन्च करा है, और उसका नाम है हैप्पी शॉप। किसने? HPCL ने हैप्पी शॉप नाम का एक स्टोर अपना ओपन करा है। फिर उसको केस अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की जो कि अभी रिसेंट में दिए गए हैं। पहले यहाँ पर आते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड पे। सो बेसिकली इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, और ये फिलीपींस में देते हैं। अब यहाँ पर इस साल ये 5 अवार्डीज को दिया गया। इट वॉज अ वर्चुअल इवेंट। तो यहाँ पर किस किस को दिया? रॉबर्टो बेलॉन। फिर उसके बाद यहाँ देखिए पाकिस्तान के एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं मोहम्मद अमजद शाकिब। इसके अलावा बांग्लादेश के एक साइंटिस्ट हैं फिरदौसी कादरी। फिर स्टीवन मंकी, आई डोंट नो ये मंची है मंकी है वट एवर इट इज़, आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने हैं वो हमारे पड़ोसी देशों के लोग हैं। तो एक ये हो गए मोहम्मद अमजद सादिक और इस साकिब, और इसके अलावा फिरदौसी कादरी, ये हैं बांग्लादेश के साइंटिस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद एक इंडोनेशिया का प्रोडक्शन हाउस है वॉचडॉग, उसे भी दिया गया है, और रॉबर्टो बेलॉन को दिया है। तो ये 5 लोगों को, या 5 ये तो प्रोडक्शन हाउस हो गया, और उसके अलावा 4 इंडिविजुअल्स हैं, इनको दिया गया है इस साल का क्या रमन मैग्सेसे प्राइज, जो कि एशिया का नोबेल है। मैं पहले नोबेल बोल रही थी, ओके सॉरी फॉर दैट। आगे देखते हैं। पावर ग्रिड विंस प्रेस्टिजियस ग्लोबल ATD बेस्ट अवार्ड। तो ATD क्या है? यहाँ पर एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड। इसमें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये एक महारत्न है, इसको अवार्ड दिया गया है। ओके, और ये देखिए thus it becomes the only PSU to win this award and only one of the 2 companies of India in the top 20। तो आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, इंडिया में किसने जीता है उसको आप ध्यान रखो, पावर ग्रिड ने। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इंडियन बायोलॉजिस्ट शैलेंद्र सिंह, इनको एक अवार्ड दिया गया है फॉर टर्टल कंजर्वेशन। तो अवार्ड का नाम क्या है? तो ये बेलर टर्टल कंजर्वेशन। ठीक है, इन्होंने जो कछुआ होता है उसके पालन में, उसको कंजर्व करने में बहुत ही अच्छा काम करा है, इसके लिए इन्हें इस पर्टिकुलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर नेक्स्ट आता है 6th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग। NIRF क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। कौन देता है इसे? तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस बार का बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड किसे दिया है? तो ये दिया है IIT मद्रास को, और ये तीसरी बार लगातार इसे दिया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं ICRI सेट। ये क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसको दिया गया है अफ्रीका फूड प्राइज 2021 का। पूरा फुल फॉर्म याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस देख लो ये सेमी एरिड एरियाज के लिए है। ओके, आगे देख लेते हैं यूनेस्को लिटरेरी प्राइज, ये दिया गया है NIOS को। किस चीज के लिए? फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन। सो NIOS क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा NIOS है उसको दिया गया है यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेरी प्राइज। तो ये जो किंग सेजोंग लिटरेरी प्राइज है ये यूनेस्को देता है विद द सपोर्ट ऑफ बेसिकली रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये जो प्राइज है ये इस्टेब्लिशी कोरिया की गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया गया था। फिर उसके बाद आता है गुजरात की एक नर्स हैं भानुमति घीवाला, इनको दिया गया है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। किस लिए? सो बेसिकली इन्होंने काफी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करी ड्यूरिंग COVID-19। ओके, तो ये नर्स हैं, क्या नाम है इनका? भानुमति घीवाला। फिर उसके बाद सुपर 30 कोचिंग के जो फाउंडर हैं आनंद कुमार, उनको स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड दिया गया है 2021 का। क्यों दिया गया है? तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के एजुकेशन फील्ड में उसको सराहने के लिए। ओके, फिर उसके बाद आता है यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेजेंटेड कौशलाचार्य अवार्ड टू 2020 स्किल ट्रेनर्स। सो 2021 का जो कौशलाचार्य अवार्ड है, देखिए कौशल क्या होता है? हम किसी चीज में स्किल्ड हो उसी को कौशल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है,
ये जो है स्किल ट्रेनर्स को दिया है। आचार्य का मतलब क्या होता है? टीचर। तो कौशल प्लस आचार्य, कौशलाचार्य क्या हुआ ये कि ऐसे ट्रेनर्स या ऐसे टीचर्स जो कि स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 41 स्किल ट्रेनर्स को दिया गया। फिर आता है बांग्लादेशी फेरूज फैजा बीथर गेट्स 2021 चेंज मेकर अवार्ड फॉर हर वर्क प्रमोटिंग गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो ये फेरूज फैजा बीथर इनको चेंज मेकर अवार्ड दिया है 2021 का। ये कौन देता है ये वाला अवार्ड? ये देता है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अगर आपको ध्यान हो, ये गोलकीपर अवार्ड एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था 1-2 साल पहले। तो अभी हमने बांग्लादेश के 2 नाम पढ़े। एक तो है फिरदौस कादरी जो कि बांग्लादेश के एक साइंटिस्ट हैं जिनको दिया गया है इस साल का रमन मैग्सेसे अवार्ड। और दूसरे कौन है? तो ये फेरूज फैजा जिनको चेंज मेकर अवार्ड दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सोली जे सोराबजी। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे इंडिया के। उसके बाद ये हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो अटॉर्नी जनरल होता है इंडिया का, उसके पद पर भी रहे हैं। तो अभी इनकी डेथ हुई थी कुछ टाइम पहले। सो ओपी जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसने अनाउंस करा है सोली जे सोराबजी इंडाउमेंट अवार्ड और स्कॉलरशिप। Now we'll talk about important apps and portals which have been developed in the last month. फोन पे ने लॉन्च करा है पल्स। ये क्या करेगा? सो इट इज इंडियाज फर्स्ट इंटरएक्टिव वेबसाइट विथ डेटा, इनसाइट्स एंड ट्रेंड्स ऑन डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। सो इंडिया के जो भी डिजिटल पेमेंट्स का ट्रेंड चल रहा है, डिजिटल पेमेंट क्या होता है? या तो आप फोन से जो ट्रांसफर करते हो मनी तो उसमें आ जाएगा, वो होगा आपका डिजिटल पेमेंट। सो उससे रिलेटेड डेटा और इनसाइट्स प्रोवाइड करेगा पल्स। ओके। फिर उसके बाद है हमारा जो आयुष मिनिस्ट्री है, मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। तो आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है वाई ब्रेक नाम का एक एप्लीकेशन और ये हेल्प करेगा प्रोफेशनल्स को टू डी स्ट्रेस एंड रीफोकस। बेसिकली आप समझ लो कि लेट्स से इफ यू आर वर्किंग समवेयर, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो ऑब्वियसली यू टेंड टू गेट टायर्ड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें 5 मिनट्स के कुछ छोटे छोटे योगा वगैरह दिए हुए हैं, तो हम वो कर सकते हैं एंड वी कैन लाइक ऑब्वियस सी बात है, जब हम योगा करते हैं, कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ करते हैं तो हम बेटर फील करते हैं। रिफ्रेश करने के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है अमेजॉन इंडिया ने शुरू करा है किसान स्टोर। किसान स्टोर क्या है? तो ऐसा नहीं है कि कोई रिटेल स्टोर्स बनाए जाएंगे, बल्कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि इनेबल करेगा फार्मर्स को कि वो एक्सेस कर सके मोर देन 8000 एग्रीकल्चरल इनपुट्स, जैसे कि सीड्स हो गए, फार्म टूल्स हैं, एक्सेसरीज, प्लांट प्रोटेक्शन, बेसिकली फार्मिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी किसान स्टोर में। और किसने शुरू करा है? तो अमेजॉन ने। ओके। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस रिवैम्प्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन BOB वर्ल्ड। सो BOB वर्ल्ड शुरू करा है किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और अभी हमने एक पढ़ा था, क्या था कि बैंक ऑफ बड़ौदा को डिजिटल बिजनेस के लिए हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। हाईएस्ट अवार्ड क्या? अवार्ड दिया गया है मेटी के द्वारा। ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं, कौन है ये? तो वैसे तो मिनिस्ट्री ने किया और मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। और ये हमारे लेबर एंड एम्पावरमेंट के भी मिनिस्टर हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने लॉन्च करा है प्राण नाम का एक पोर्टल। सो प्राण पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये देखिए। अभी एक चीज़ आप देखते होंगे, कोई सी भी योजना हो, चाहे वो सौभाग्य हो, स्वनिधि हो, कितने बड़े बड़े नाम ये अपने आप में है और इनका भी फुल फॉर्म है लाइक, ठीक है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट एरिया। सो ये किस पे फोकस करेगा? एयर पॉल्यूशन पे फोकस करेगा। ठीक है। और ये शुरू करा गया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। तो इसका फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखना, NCAP का, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ये शुरू किया है। कब शुरू किया था ये? तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ये कब होता है? 7 सितंबर को। ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। और एयर पॉल्यूशन के लिए ये पर्टिकुलर पोर्टल बनाया गया है, उसको रोकने के लिए, उसको फैलाने के लिए नहीं। ओके। सो चलिए, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल द टाइम स्टे हैप्पी, प्रैक्टिस हार्ड एंड काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो उन सब की भी आप सभी को शुभकामनाएं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका एग्जाम है तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल एंड हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है शिल्पी कंचन 28, आप लोग उसको ज्वाइन कर लो और उससे कुछ भी इंपॉर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो मेरा ऑब्जर्वेशंस हैं एग्जाम्स को लेके, बिकॉज आई एक्चुअली लाइक टू एनालाइज अ लॉट, तो जो भी क्वेश्चंस है उनको लेके काफ़ी अच्छा मैंने पोस्ट करा हुआ है वहाँ पे, आप उसको देख सकते हो। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू वेल, बाय।